हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण बुधौलिया एक बार फिर आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम यहां पर क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा कि हमने किस तरीके से डेवलपमेंट को समझा है। डेवलपमेंट को हमने ज्योग्राफी में भी समझा, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमने उसको किन चीज़ों क्राइटेरिया मानकर डेवलपमेंट को समझा है। कैसे हमने देशों के विकास के बारे में जाना। पहले हमने देखा कि विकास क्या होता है, विकास के मायने सबके लिए अलग अलग हैं, तो फिर एक पूरे देश का विकास कैसे होगा। तो सभी देशों के संग यही समस्या थी, हर देश के व्यक्तियों के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं। हमारे देश में भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। हमने आपको कंपैरिजन भी बताया कि अगर आप क्लास में अपने घर में भी पूछें तो सबके लिए अलग अलग हैं। एक किसान के लिए विकास के मायने अलग हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के से पूछे तो उसके लिए अलग हैं, ट्राइबल्स के लिए अलग हैं, बच्चों से अलग हैं, लेडीज़ से पूछा जाए, अगर वुमेन से पूछा जाए तो उनके लिए अलग मायने हैं विकास के। तो फिर विकास क्या है। फिर हमने पता किया कि हम लोग पर कैपिटल इनकम के हिसाब से कंट्रीज़ को डिफरेंस करते हैं, कंपेयर करते हैं कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है ना। उसके लिए हमने क्या देखा था, पर कैपिटल इनकम निकाली हुई थी हमने कि एक अगर देखा जाए जो पॉलिटिकल मैप अगर आप अपना देखें तो उसमें रहने वाले सभी रेजिडेंशियल जो लोग हैं उनकी जो इनकम है उनका टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड दे देते हैं, तो पर कैपिटल इनकम निकालते हैं और इससे हम देश को कंपैरिजन करते हैं। चलिए अगली टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक इसी से रिलेटेड है और इसी के अंतर्गत आया हुआ है आपकी किताब में भी। उसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब पूरे विश्व के विकास की जो रिपोर्ट है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमको मालूम चलती है। आइए देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। अब आप कहेंगे ये क्यों निकालता है भाई उसका काम है वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालना, और जो देश हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। बहुत सारे काम वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक के हैं जो हमको यहाँ डिस्कस नहीं करने। हमें इतना पता करना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक हैज यूज्ड the criterion of per capita income for classifying into high income and low income countries। वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया माना है, कुछ तो क्राइटेरिया मानेगा ना उसने एक क्राइटेरिया माना है कि हम पर कैपिटल इनकम के बेसिस पर कंट्रीज को डिवाइड करेंगे, कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी पुअर है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू WDR, WDR क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये आपको 2017 का आंकड़ा आपको दिया हुआ है, आपकी बुक में भी आप देखेंगे तो 2017 के ये जो आंकड़े हैं वो आपको बताए गए हैं। इनको आप ये वेरी करते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। इनके पीछे हमको यहाँ डिबेट नहीं करनी है कि हमारी बुक में अलग लिखा है, उनकी बुक में अलग लिखा है। आप जाएंगे और इकोनॉमिक सर्वे की साइट पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारे आंकड़े सही सही मिल जाएंगे। और ये आपको जो रिपोर्ट है आपकी बुक में आपको दी हुई है, आप पढ़ेंगे अगर कि अकॉर्डिंग टू WDR 2017 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के 2017 के आंकड़ों के अनुसार कंट्रीज विथ पर कैपिटल इनकम, जिन भी कंट्री का पर कैपिटल इनकम 12,056 रुपीज डॉलर पर एनम है, मतलब जिन कंट्री जो कंट्रियां हैं जिनकी जो क्या बोलते हैं पर कैपिटल इनकम 12,056 रुपए है पर ईयर एंड अबव या फिर उससे ऊपर है 2017 में, आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। मतलब जो भी देश हैं उन देश के लोगों की पर कैपिटल इनकम 12,056 डॉलर, रुपीज नहीं, 12,056 डॉलर पर ईयर है, वो सारी की सारी कंट्रीज कैसी हैं, रिच कंट्रीज हैं। कंट्रीज विथ पर कैपिटल इनकम US डॉलर 955 रुपीज US डॉलर 955 और लेस और इससे कम है, वो सारी की सारी कंट्रीज कौन सी हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं। मतलब उनके देश के लोगों की इनकम बहुत कम है। हम इनको गरीब देश भी कह सकते हैं। क्यों ऐसे, ये डॉलर की बात चल रही है, 78-80 रुपीज से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आप इंडियन रुपीज निकाल लेंगे। ठीक है, लगभग इतना ही आएगा। ये भी वेरी करता रहता है, मतलब जो पैसे की दर है और डॉलर के अगर बेस पे हम उसकी स्टडी करते हैं तो ये बदलते रहते हैं। लेकिन ये देखा जाए कि अगर डॉलर मान के जो डॉलर के बेस पे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालती है उसमें उसने बोला हुआ है 2017 के आंकड़े के अनुसार जिस देश की पर कैपिटल इनकम 12,056 रुपए है वो देश है अमीर, और जिसकी 955 US डॉलर है वो है गरीब।
हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात भी कर लेते हैं। इंडिया कम्स इन कैटेगरी लो इनकम कंट्री। हम लोग किस में आते हैं? लो इनकम कंट्रीज में आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज हमारी जो पर कैपिटल इनकम है 2017 में 1820 यूएस डॉलर है, मतलब $1820 हमारे देश में पर कैपिटल इनकम है। समझ में आया आपको? आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड बैंक का आप हेडक्वार्टर उसमें लिख देंगे तो आप अच्छा इंप्रेशन डाल सकेंगे अपने एग्जामिनर पे। आप उसमें लिख देंगे कि इसका वॉशिंगटन डीसी में है। आई थिंक ये आप एक बार चेक कर लीजिए, 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। पर कैपिटल इनकम के बेस पे ये कंट्रीज को कंपेयर करता है कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा गरीब है। अभी हमारे बुक में जो आंकड़े दिए हुए हैं 2017 के हिसाब से $12,056 जो कमाते हैं जहाँ के लोग, वो लोग अमीर लोग हैं, और जो 955 रुपये या उससे डॉलर या उससे कम वाली उनकी कैपिटल इनकम है, वो लोग गरीब लोग हैं। ठीक है, ये आप देख लें जरा मैप। ये वर्ल्ड का मैप है, आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये आप जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ब्लू वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं यहाँ, ये आप लगभग कनाडा वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये अमेरिका का देख रहे हैं, ये यूरोप है ना, और ये वाला आप जो देख रहे हैं रशियन फेडरेशन वाला, रसिया का जो पार्ट देख रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं हमारा देश सबसे महान इंडिया है ना। और ये क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अफ्रीका, अफ्रीका है ये। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो आपको इस पर मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूँ आपको कि आप ये वर्ल्ड मैप की स्टडी यहाँ पे करें, इसलिए नहीं लगाया हुआ है। केवल आपको इतना समझाने की कोशिश किया हुआ है कि जो ब्लू वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, अमेरिका का, कनाडा का, जितना भी आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये सब एडवांस इकोनॉमिक्स हैं इनकी, मतलब यहाँ के लोग अमीर हैं। ठीक है, इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत एडवांस है। जो आप स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं, रसिया का जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा देश है आप देख रहे हैं? ये चिली है, चिली। ये लोग इन ट्रांजिशन पीरियड में है। मतलब इसका क्या होता है? मतलब ये ब्लू कलर के होने के लगभग आउटर पे खड़े हुए हैं, मतलब इनको थोड़ा सा और प्रयास करना है डेवलप होने का, और ये लोग एडवांस इकोनॉमिक्स कंट्री में आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं लेस डेवलप। ये देख रहे हैं आप, जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, जितना ही पार्ट दिख रहा है, अफ्रीका में दिख रहा है, यहाँ साउथ अमेरिका में दिख रहा है, इंडिया, या आप यहाँ पे इजराइल, और ये पूरा चाइना का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये सब लेस डेवलप हैं। और जो रेड वाला पार्ट है वो लीस्ट डेवलप है, जो आपको अधिकतर आपको दिख रहा होगा अफ्रीका महाद्वीप में दिख रहा है। यहाँ पे बहुत गरीबी है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, लोगों के पास खाने पीने रहने को जगह नहीं है, तो काफ़ी परेशानियाँ इसमें हो रही हैं। ठीक है, ये तो थी समझाने की बात। आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छे से समझना होगा। सर अभी तो आप कह रहे थे कि एवरेज इनकम पढ़ लो, एवरेज इनकम पढ़ने से ये पता चल जाएगा कौन सा देश गरीब है, कौन सा अमीर है। पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, फिर किसी चीज़ को बेस मान के तो आपने डेवलपमेंट समझाया, अब आप कह रहे हैं कि उसके लिमिटेशन भी हैं। भाई होंगे ही, हर चीज़ के लिमिटेशंस होते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी अगर कोई नीति आती है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, उसके सही अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम होते हैं। ठीक है, लेकिन हम कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि यार अब क्या कर सकते हैं, ये गलत हो रहा है तो बहुत सारा कुछ अच्छा भी हो रहा है, ऐसा भी सोचते हैं। एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। होता क्या है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, कंट्रीज को हम इनकम के बेस पे, ठीक है, बहुत अच्छा है, कंपैरिजन के लिए बहुत ही अच्छी बात है सर कि आप लोग पर कैपिटल इनकम लगा रहे हैं, लेकिन बट दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, इसमें जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो छुप जाती है। क्यों छुप जाती है भाई, आप गौर करिए जरा, आप गौर करिए। इंडिया में कितनी पर कैपिटल इनकम दिखा रहे हैं? 1820 यूएस डॉलर। कितनी दिखा रहे हैं? 1820 यूएस डॉलर दिखा रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं 1820 $1820 पर ईयर इनकम दिखा रहे हैं। ये किसकी इनकम दिखा रहे हैं? ये हमारी इनकम दिखा रहे हैं भाई, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपकी इनकम दिखा रहे हैं। इन्होंने इस देश की पूरी पॉपुलेशन से इस देश की कैपिटल इनकम में डिवाइड दिया होगा। इस देश की पॉपुलेशन कौन है?
हम हैं, जो हमारे इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सब हैं, आपके माता पिता हैं, आपके घर के सामने रहने वाले लोग हैं। क्या आपकी इनकम है 1820 रुपये पर ईयर? सॉरी डॉलर, रुपए तो चलो फिर भी हो सकती है, डॉलर में आपकी इतनी इनकम है? नहीं है ना। क्या आप लोग इसके हिसाब से भी 80-90 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए के हिसाब आसपास साल में कमाते हैं? नहीं कमाते हैं। लेकिन डिवाइड तो हमारा भी दिया हुआ है ना उसमें, 121 करोड़ को जब नीचे माना होगा तो हम ही तो हैं 121 करोड़ में से एक व्यक्ति, और नहीं है तो फिर इसको कैसे मान लिया आपने? इसका मतलब है कि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये हमारे देश की पर कैपिटल इनकम तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज, हाई डिस्पैरिटीज इसमें हैं। क्या क्या है वो भाई आप मान, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, कि ये पैसा लोगों में बटा हुआ कैसे है। आप ये कैसे पता करेंगे भाई कि यहाँ पर कैसे पैसा बटा हुआ है लोगों में? आपने बोला कि इंडिया में 1820 डॉलर पर कैपिटल इनकम है, लेकिन हमारी तो नहीं है। यही कारण है कि इसके लिमिटेशंस हैं, इसमें सच्चाई पता नहीं चलती है। एवरेज आर यूजफुल, ठीक है ये बता चुका हूं। चलिए एक टेबल से हम देखते हैं। एक कंट्री है, ये कंट्री है मंथली इनकम ऑफ सिटीजन। इस कंट्री के लोगों के मंथली इनकम मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पता चला उनकी पहले महीने में 9,500 रुपये, 9,500 रुपीज, सेकेंड में 10,500, थर्ड में 9,800, फिर 10,000, फिर 10,200 रुपीज उनकी इनकम है हर महीने की, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ टू कंट्रीज, कंट्री है मंथली इनकम ऑफ सिटीजन, यहाँ के सिटीजन की मंथली इनकम है ये, ठीक है। इनका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? इनके टोटल निकाल देंगे, तो ये आप जोड़ेंगे जब पांचों को। ये टेबल मैंने कहीं अलग से नहीं उठाई है, आप अपनी बुक खोलेंगे, आपकी बुक में ये टेबल बनी हुई है, मेरे सामने भी रखी हुई है। तो टोटल कितने हो गई है? 1 2 3 4 5, 5 से हमने इसका डिवाइड दिया तो कितने आए? 10,000। मतलब यहां पे हमने क्या पता चला कि जो पर पर्सन, मतलब एक व्यक्ति की आय कितनी निकल के आई हर महीने की? 10,000 रुपए, ठीक है भाई। हमें देख के समझ में भी आ रहा था कि हाँ कोई 9,800 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ उनके घर पे लगभग सब लोग 10,000 रुपये महीने कमाते हैं। हम कंट्री बी को लेते हैं, इनके यहाँ 500 रुपये कमाता है ये व्यक्ति 500 रुपये कमाता है, ये व्यक्ति 500 रुपये कमाता है हर महीने, ये व्यक्ति, और ये एक व्यक्ति है जो 48,000 रुपये महीने कमाता है। और जब हम इनकी एवरेज इनकम निकालते हैं तो इनका भी आता है टोटल 50,000, रहते हैं इनके यहाँ भी 5 ही लोग हैं, जब हम डिवाइड देते हैं तो आता है 10,000। मतलब इस हिसाब से भी क्या हुआ कि इस कंट्री के लोग भी 10,000 रुपये पर ईयर पर मंथ कमाते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? आप पीछे देख तो रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं? ये व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है, ये 500 कमा रहा है, ये 500 कमा रहा है, ये 500 कमा रहा है, ये 48,000 कमा रहे हैं। और मान के हम ये चल रहे हैं कि हर व्यक्ति को मिलता है, एक मोटा मोटा अनुमान हम लगा रहे हैं कि भैया इनके यहाँ पर भी सभी लोग तो 10,000 रुपये कमाते हैं। तो इस एवरेज इनकम निकालने के चक्कर में सच्चाई हमेशा छुपी रह जाती है। हम मान के चलते हैं कि उनके देश में, हम जैसे यूएस में हमने निकाला था कि 12,056 डॉलर वहाँ की पर कैपिटल इनकम है, तो वहाँ पे हम मान के चल रहे थे कि उस हर व्यक्ति को वहाँ पे इतनी इनकम होगी। इंडिया में हम मान के चल रहे थे कि 1820 US डॉलर हर व्यक्ति की इनकम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी इनकम को और हमारी इनकम को, मतलब हमें अंबानी को, अदानी को, टाटा को, बिरला को, बड़े बड़े जितने भी हमारे देश के रिचेस्ट पीपल हैं, उन सबको एक ही श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया और बोला गया कि जैसे विदित नारायण भदौलिया की जो सैलरी है वही अंबानी अदानी की पर कैपिटल इनकम है। लेकिन भाई उनमें हमें तो बहुत अंतर है, उनकी तो अरबों की संपत्ति है और मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हारी भी इतनी इनकम है क्योंकि तुम्हारी पर कैपिटल इनकम है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो ये कंट्री है, इसमें 4 कुर्सियां हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं आराम से, 2 तो अच्छे से बैठे हुए हैं, एक को ने एडजस्ट कर लिया, ठीक है समझ में आ रहा है। वो ये कह रहे हैं वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम, हमने अपनी कुर्सी बनाई है और हम उनको यूज कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिया की हालत है। यहाँ पे हो क्या रहा है? हमको इनकी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया गया, लेकिन इनके पास 4-4, 5-5 कुर्सियां हैं बैठने के लिए, एक व्यक्ति आराम से सो सकता है, और यहाँ 2 कुर्सियों पे 5-5 अच्छे लोगों को एडजस्ट होना पड़ रहा है। ये अंबानी अदानी जी हैं, चैन से लेटे हुए हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन पैसा है उनके पास, ठीक है। और यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं जो इनके लिए चेयर्स बना रहे हैं, उनको बैठने को जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है।
लेकिन पर कैपिटल इनकम में दोनों की बराबर बता रहे हैं। तो लिमिटेशंस क्या है उसकी, आप उसकी लिमिटेशंस में लिखेंगे एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। अगर ये अच्छा सा एग्जांपल लिख देंगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक इसी में है आपका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देख लेना एक बार, पिछला वाला। उसमें क्या था, इनकम एंड अदर गोल्स। क्या क्या गोल्स थे हमारे, हमने किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया था इनकम के साथ, कि भाई हम सुरक्षा मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, रिस्पेक्ट मिल जाए। तो इनकम के संग भी अदर क्राइटेरिया, जब हम ये सब कुछ कंट्रीज को कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारी जो मेन हेडिंग है वही चल रही है, याद रखना। कंट्रीज को हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं, जब से पर कैपिटल इनकम से लेके वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में आके, फिर यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया उसमें। तो है क्या, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स। हम जानते हैं, हमने फाउंड किया है अभी थोड़े 1 घंटे पहले ही, पिछले वीडियो में ही हमने फाउंड किया है कि भैया केवल बेटर इनकम ही हमारे लिए है गोल नहीं है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, है ना। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमको, 2-3 चाहिए। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा रहे, कोई फिक्स बात रहे कि हाँ इस जॉब में सिक्योरिटी है। रिस्पेक्ट चाहिए, ऐसा ना हो कि बॉस लात मार के रोजाना बात करता हो, अबे अबे इधर आ, ऐसे बात करता हो। थोड़ा रिस्पेक्ट दे, सर यहाँ आइए मुझे आपसे काम है, तो हम वहाँ जॉब करें। फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि वुमेन्स को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेल्स को अलग मिल रहा है, फीमेल्स को अलग मिल रहा है, मेल्स को अच्छी सैलरी मिल रही है, फीमेल्स को नहीं मिल रही है। फ्रीडम चाहिए हमको घर जाना है शाम को भाई साहब। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नहीं आज थोड़ी ना आप घर जा पाएंगे, आज नहीं, आप 10 दिन घर नहीं जा सकते हैं, आपने हमारी जॉब जो ले ली है। ऐसा भी नहीं चाहिए हमको। इनको दिमाग में रखते हुए ये सोचना है कि ऐसा ही हम देश के संग चाहेंगे। केवल ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे जिस देश के पास पैसा ज़्यादा है वही डेवलप कहलाए, कुछ और भी क्राइटेरियाज भी होने चाहिए ना। क्यों होने चाहिए भाई? आप देखते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास कितना सारा पेट्रोल है, बहुत सारा पैसा तो उनके पास भी है, तो क्या वो डेवलप नहीं होंगे? तो कुछ क्राइटेरियाज और भी रखने होंगे ताकि हम क्लियर हो पाए कि क्या डेवलपमेंट का मतलब केवल पैसा है या अदर गोल्स जो हमने पढ़े हैं वो भी हैं। जैसे सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन, जब हम अपने राष्ट्र और अपने देश, अपने रीजन के बारे में सोचते हैं, बी में बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वल इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट, हमको कुछ और इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी ध्यान में रखने होंगे, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि डेवलप है कि नहीं। आपकी बुक से मैंने फिर एक टेबल लिया और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। जैसे हमने अपने देश के 3 स्टेट लिए हैं, ठीक है, और पहला है हरियाणा। हरियाणा में पर कैपिटल इनकम जो है 2015 और 16 के आंकड़ों के अनुसार 1,62,034 रुपए, 1,62,334 रुपीज पर व्यक्ति की आय है हरियाणा में। वहां पर हर व्यक्ति की आय कितनी निकाली है हमने कि वहां पे हर व्यक्ति तकरीबन 2.25 लाख रुपए कमाता है। बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट रैंक पे होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कुछ तो कारण होंगे, वो अगली स्लाइड पर चल जाएंगे। केरला में आप देखेंगे 1,55,516 रुपए पर व्यक्ति की आय है। ये पर व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे सर मैं तो केरला में रहता हूँ, मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ। हरियाणा वाले कहेंगे अरे मैं भी तो तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ से, लेकिन मेरी तो इतनी इनकम ना से। तो वो क्या कहेंगे कि भैया हम आपको पहले बता सकते हैं ना कि लिमिटेशन भी तो है। आपका जो स्टेट है उस स्टेट की जो टोटल इनकम है हमने आपके स्टेट की पॉपुलेशन में डिवाइड दिया, उस पॉपुलेशन में आप भी आ गए। अब आप नहीं कमा रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे ही निकाला जाता है। तो लिमिटेशंस को याद रखना है। ऐसे ही तो आप अच्छे आंसर लिख पाएंगे जब आप अपने ब्रॉड माइंडेड होंगे, आप सोचने का तरीका बहुत बड़े लेवल पे सोच पाएंगे। कुछ बिहार को देखते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया स्टेट है। यहाँ पे देखें आप 34,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। इस हिसाब से ये सेकंड पे होना चाहिए, ये थर्ड पे होना चाहिए। ये थर्ड पे ऐसे नहीं है, इन तीनों में बता रहा हूँ मैं। इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो फर्स्ट पे कोई और है, थर्ड पे तो कोई और है। ये बिहार तो बहुत नीचे है। चलिए, ऐसा नहीं है कि आप बिहार वाले हमसे गुस्सा हो जाएं कि अरे सर आप हमारे स्टेट के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। मतलब जो स्टडी है यार वो तो मैं तो वो बता रहा हूँ, बाकी आप जानते हो रियलिटी तो, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बिहार के लोग भी बहुत झंडे गाड़ते हैं, आईएएस यूपीएससी पीएससी में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, आईएएस बनते हैं, ठीक है। देखते हैं हरियाणा में क्या हालत थी। पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है, केरला में उससे कम है, बिहार में बहुत कम है भाई। लेकिन हमें कुछ और चीज़ें जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं ना, अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स,
अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा हम अदर क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं इन्हीं तीनों स्टेट को लेके। चलिए देखते हैं सम कंपैरेटिव डेटा ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब हम तीन चीजों को मायने रखेंगे। पर कैपिटल इनकम हमने देख ली, इसको साथ में लेके चलेंगे। ये पर कैपिटल इनकम देख ली हमने, चल जाओ भाई, ठीक है। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा पर कैपिटल इनकम। अब देखें, क्या देखें अब, तीन स्टेट हरियाणा, केरला, बिहार, वही तीन स्टेट। इनमें हरियाणा टॉप पर था, केरला सेकंड पर था, बिहार थर्ड पर था। इन तीनों में मैं इस कहने का मतलब ये मत निकालना कि ये ही इनका कंपैरिजन है, ठीक है। तीन और लेवल देखते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ 2016 का आंकड़ा, लिटरेसी रेट 2011 का आंकड़ा, नेट अटेंडेंट रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर 2013-14। आप 10th में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो 10th से ऊपर, खासतौर पे आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो और अच्छे आंसर आपको लिखना चाहते हैं, आपको ये आंकड़े और इनको समझ एक आपको दिमाग में विकसित करनी होगी। प्रयास करता हूं मैं आपकी थोड़ी सी समझ विकसित कर सकूं। देखिएगा, माना हरियाणा बहुत अमीर है, बहुत सारी कैपिटल इनकम है, 1,62,000 रुपये कमाता है, लेकिन वहां पर जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो 33 है। मतलब ये क्या होता है सर, आपने तो बोल दिया 33 है, पता नहीं कुछ एक डायलॉग बोल दिया, चलो समझाते हैं। Infant mortality rate indicate the number of children that die before the age of 1 year as the proportion of 1000 live children born in the particular year। ये वो रेट होती है किसी स्टेट में, अगर आपको किसी इसका ये आंकड़ा मिलता है तो ऐसा माना, ये बताया जाता है, ये इंडिकेट करता है कि वहां पर पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से एक साल में कितने मर गए। मतलब आप अपने बच्चों को बचा पाए या नहीं बचा पाए। वहां पर शिशु मृत्यु दर कितनी है, नवजात शिशु मृत्यु दर, एकदम जो बच्चा पैदा हुआ है 1 साल का हुआ है, नहीं हो पाया, मतलब एक बच्चा जो अपना पहला हैप्पी बर्थडे टू यू भी नहीं मना पाया है ना, उसके फ्रेंड्स नहीं इकट्ठे हो पाए वहां पर केक काटने के लिए। ऐसे बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो हरियाणा में ऐसे 33 बच्चे हैं जो 1000, मतलब 1000, ऐसा नहीं कि केवल 1000 ही बच्चे पैदा हुए होंगे वहां पर, 1000 को मान के चलना है हमें। अगर 10,000 हुए हैं तो इसका हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लाख नए बच्चे पैदा हुए हैं और हमें निकालना है तो हम इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हरियाणा में पर जो मॉर्टेलिटी रेट है बच्चों का वो है 33। प्रति 1000 में 33 बच्चे 1 साल के पहले ही मर जाते हैं हरियाणा में। मतलब हरियाणा पैसे तो बहुत कमा रहा है लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा है। लिटरेसी रेट देखते हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है, मेजर द प्रोपोर्शन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 से ऊपर के, 7 साल से अधिक आयु के ऐसे कितने बच्चे, लोग, औरतें हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं, जो कम से कम अपना नाम तो लिख ही लेते हो, तो उनमें थोड़ी समझ विकसित हो लिखने पढ़ने की। ऐसे कितने लोग हैं, वो उसकी 82 है, ठीक है, मतलब मॉडरेट से ऊपर है, ठीक ठाक रेट है। लेकिन और आगे चलते हैं, नेट अटेंडेंट रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, ये वही अटेंडेंस है जो आप लोगों की लगती है और पिछले 2 साल से नहीं लग रही है ना, स्कूल तो जा नहीं पा रहे हैं। इन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, ऐसे कितने बच्चे हैं 14 से 15 साल के, जो पूरे 14 से 15 साल के बच्चे हैं, मतलब उस एक राज्य में 14 से 15 साल तक के पूरे बच्चों में से कितने बच्चों ने स्कूल अटेंड किया हुआ है, वो है 61, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो पर इसमें 100% को मान के लिया हुआ है। 100 में से 61 बच्चे ही हैं 14 से 15 साल के जो कि स्कूल जाते हैं। हरियाणा की बात कर ली। चलिए केरला पे चलते हैं, जिसकी पर कैपिटल इनकम हरियाणा से कम है। क्या है केरला की हालत, केरला में 1000 बच्चों में से केवल 10 बच्चे ही हैं जो 1 साल के पहले मर जाते हैं। ठीक ठाक हालत है, हरियाणा की तुलना में तो काफ़ी अच्छी हालत है, मतलब वहाँ पर। दूसरी बात हम देखते हैं केरला में लिटरेसी रेट, कितनी हाई लिटरेसी है, मतलब वहाँ पर 94% लिटरेसी रेट है। केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट है, ठीक है, इंडिया में। वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर 7 साल से ऊपर के, एक्सक्यूज मी, वहाँ पर 7 साल से ऊपर के 94% बच्चे ऐसे हैं
बच्चे नहीं, सभी बच्चे, महिलाएं, आदमी, मतलब 7 साल से ऊपर के हर व्यक्ति वहाँ पर 94% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। और इसमें भी बहुत आगे है, मतलब वहाँ पर 100 में से 83 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। 14 से 15 साल के एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनमें से 100 बच्चों में से 83 बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं तभी तो लिटरेसी रेट अच्छी है, और वहाँ पर जाते हैं स्कूल, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, तो वो आगे बढ़ के उनको पता होता है कि हाँ बच्चों को कैसे बचाना है, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने बिहार पर, नेट अटेंडेंस रेशियो, बिहार पर चलते हैं। बिहार में देखते हैं, बिहार में 38 बच्चे ऐसे हैं 1000 में से जो 1 साल के भी नहीं हो पाते हैं और मर जाते हैं कुपोषण से, अलग अलग परेशानियों से। हेल्थ केयर उनको सही से नहीं मिल पाता है, उनको सही सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो कुपोषित हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिल पाते, न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता है, तो वो मर जाते हैं बेचारे। लिटरेसी रेट देखते हैं बिहार का, इन तीनों की तुलना में तो बहुत ही कम है। 62% ऐसे लोग हैं 7 साल से ऊपर के जो अपना नाम लिख पाते हैं, जो हिंदी इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, अपनी लिखना पढ़ना जानते हैं, वो 62% है। और वहाँ पर 100 में से 43 बच्चे ऐसे हैं 14 से 15 साल के जो स्कूल नहीं जाते, उनने स्कूल ही नहीं देखा। और ये बहुत ही भयावह आंकड़ा है, मतलब लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं 14 से 15 साल के उस स्टेट के अंदर, 100 में से 43 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, हम आपको इसलिए थोड़ी ना बता रहे हैं कि हमें इन तीनों स्टेटों के बारे में आपको बहुत नॉलेज देना है, हम इसलिए बता रहे हैं कि जो पर कैपिटल इनकम की हमने लिमिटेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी जॉब को लेने जाते हैं तो हम वहाँ पे सोचते हैं कि इनकम के संग को फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो जब हम देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो क्यों हम केवल कैपिटल इनकम को मान के चल रहे हैं, हमें अदर क्राइटेरियाज को भी उतना ही ध्यान से पढ़ना होगा, उनकी स्टडी करनी होगी, बताना होगा कि ये राज्य, ये देश ज़्यादा डेवलप है या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आ गई ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हरियाणा में पैसा बहुत है लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं। बिहार में पैसा भी कम है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत मर रहे हैं, यहाँ लिटरेसी रेट भी कम है, और यहाँ पर बच्चे स्कूल भी बहुत कम जा रहे हैं। अब ये लगभग यहाँ पर एक आपकी बात थोड़ी सी खत्म होती है, लेकिन इस चैप्टर में कोई भी बात पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर चीज जुड़ी हुई है आपस में, हम कितना लिंक करते आ रहे हैं। आप सोचिए, हमने कहाँ चैप्टर स्टार्ट डेवलपमेंट से किया, हमने आपसे आपके घर की बात पूछी, आपके घर में आपके क्या मायने हैं, हमने एक इंडिविजुअल को लेके चले थे। हम एक पहला आप चैप्टर पढ़ेंगे इंडिविजुअल गोल्स, मैंने पढ़ाया था आपको टॉपिक, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट से मैंने बात शुरू की, देश के डेवलपमेंट पे बात पहुंची, वर्ल्ड डेवलपमेंट पे पहुंची, सारे देश का कंपैरिजन करते हुए हम हरियाणा, बिहार और केरला पर आए। तो ये कितना लिंक किया है हमने चैप्टर को, कितना आप मल्टी डायमेंशन सोच पा रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पब्लिक फैसिलिटीज है। पब्लिक फैसिलिटीज आप जैसे ही खोलेंगे ना, आपको एक बहुत ही बढ़िया लाइन सुनने को मिलेगी, मतलब आत्मचिंतन की लाइन है। मनी इन योर पॉकेट, आपके पैसा है जो पॉकेट में, कैन नॉट बाय ऑल द गोल्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। आपकी जेब में रखा हुआ पैसा, जेब का मतलब केवल यहाँ बोला गया है आपके लॉकर्स में जो रखा हुआ है, बैंक में आपका जो पैसा रखा हुआ है, जगह जगह पापा मम्मी ने जो प्लॉट्स खरीद के रखे हुए हैं, है ना, तो ये सब कैन नॉट बाय, ये पैसा आपका कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। ये आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर खरीद सकता जिनसे आप एक खुशी जीवन जी सकें, एक आप अच्छा जीवन जी सकें। ये केवल पैसा नहीं खरीद सकता, पैसे मायने रखता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमने पूरे चैप्टर में देखा है कि हम कैपिटल इनकम को कभी भी इग्नोर नहीं किया हमने। जॉब चाहिए, पैसा तो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन साथ में इज्जत चाहिए भाई को, है ना, समझ में आया बात? ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, ये वही सब चीज़ होती हैं। अब आप कहेंगे सर देखो ये राजपाल यादव तो बोलता है ना इससे, भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, बोलता है ना। जब वो आता है, वो सुनील शेट्टी जो आपने हीरो देखा है, उसको बुलाता है तो बोलता है कि भाई ये तो आपसे बहुत बुरे से बोल रहा है, आप तो बोल रहे हैं आपका नौकर है, तो बोलता है कि मैंने इसके पैसे को डबल किया है, इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। तो राजपाल बोलता है भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। तो मैं बताता हूँ क्या क्या नहीं हो सकता है। पैसा हो तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं खरीद सकते हैं। आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा आपको एक खुशी जीवन की सारी चीज़ें नहीं दे सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, योर मनी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट फॉर यू। क्या आपका पैसा आपको शुद्ध वायु दे सकता है? नहीं दे सकता।
आप अपने 2000 के नोट को सूंघ सूंघ के ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको प्योर ऑक्सीजन चाहिए, आपके फेफड़ों को शुद्ध वायु चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पैसा है वो आपके लिए एयर पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकता है। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम लगातार देखते आ रहे हैं, इसलिए तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि बच्चों को अभी आप कोचिंग्स में नहीं बुला सकते हैं। कितना ही पैसा हो आपके पास, आप कोरोना से नहीं लड़ पाए। क्यों? हमारे पास फैसिलिटीज़ की कमी थी, हमें उसके लिए ही पब्लिक फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, इसीलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ को आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके बेस पर भी हम किसी स्टेट को, किसी देश को डेवलप मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पढ़ाया गया है। चलिए समझते हैं कि अगर पैसा, कई लोग थे जिनके पास इतना पैसा था कि वो हॉस्पिटल खरीद सकते थे, लेकिन वो एक सिलेंडर नहीं खरीद पाया ऑक्सीजन का। क्यों? अवेलेबल नहीं था। तो क्या पैसा सब कुछ खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। इसीलिए हम एयर पॉल्यूशन, ये हमारी पृथ्वी जो है, धरती माता जो हमारी है, देख रहे हैं हमने कितने इन पर इंडस्ट्रीज लगा के रखी हैं, कितना हम कार्बन निकाल रहे हैं, धुआं ही धुआं आप देख रहे हैं, ये यहाँ धुआं, यहाँ धुआं, यहाँ धुआं। पैसे से इनको रोक सकते हो कि इस चिमनी के ऊपर 2000 की गड्डी रख दी जाए और धुआं निकलना बंद हो जाए? नहीं रोक सकते। और आप कहेंगे सर मुझे क्या करना? अरे क्यों नहीं चाहिए? गुड लाइफ के लिए तो धुआं नहीं चाहिए ना, गुड लाइफ के लिए धुआं नहीं चाहिए। और आप कहते हो पैसे से गुड लाइफ हो सकती है, तो करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे। ये पानी रोक के दिखाओ, यहाँ पे मैं नदियों में मिला रहे हैं पूरे इंडस्ट्रीज का पानी। कोरोना वायरस जैसी डिसीज, इनके लिए हमको पैसा नहीं चाहिए, इनके लिए चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट दे सकती है। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। पब्लिक फैसिलिटीज, व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटीज? होती क्या है पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटीज अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम पब्लिक फैसिलिटीज पैदा होते साथ ही पब्लिक फैसिलिटीज लेने लगते हैं। क्या क्या होती हैं? They are some facilities which a person can not buy or arrange on an individual level. ये वो फैसिलिटीज होती हैं जो कोई व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर नहीं अफोर्ड कर सकता। कैसे कर लोगे? ये सबके लिए एक ही होती हैं, ऑलमोस्ट एक होती हैं, थोड़ी सी और ज़्यादा होती हैं, इनके नंबर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। रोड है, आप अगर बहुत पैसे वाले हैं तो क्या अपने लिए अलग रोड बनवा लेंगे कि यहाँ मैं अपने घर से लेके अपने स्कूल तक जिस रोड पे जाऊँगा वो मैं खुद बनवाऊँगा, उस पर कोई और नहीं निकलेगा? ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? विच अ पर्सन कैन नॉट बाय और अरेंज इंडिविजुअल लेवल। दे आर यूजुअली प्रोवाइडेड और इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। सच फैसिलिटीज आर कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट के द्वारा जनता को दी जाने वाली फैसिलिटीज ही कहलाती हैं पब्लिक फैसिलिटीज। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर क्या होता है भाई? हेल्थ केयर ही तो है जिसकी थोड़ी सी जिन देशों में कमी रही, वहाँ कोरोना ने अपना बहुत प्रकोप दिखाया, बहुत परेशान हुए। बेड नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। यही तो है हेल्थ केयर। जिसके पास अच्छा हो है उसने कोरोना से लड़ाई लड़ी है। सैनिटेशन, सैनिटेशन क्या होता है भाई? साफ सफाई, स्वच्छता, है ना। कितने सारे गवर्नमेंट एकदम चला रही है खुले में शौच ना करें, उसके लिए उसने सुलभ शौचालय बनाए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, बिजली के तार लाके आपके घर तक प्रोवाइड कराती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप कहेंगे पैसे से तो खरीद सकते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट खुद का भी तो हो सकता है, मैं तो कार खरीद सकता हूँ, लेकिन एक चीपेस्ट वे है वो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी आप नहीं चाहते हैं ले जाए, क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है कि अगर आपको ऑफिस जाना है तो आपकी गाड़ी तो फंस जाएगी बीच में, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम में आता है। और आप तो अफोर्ड कर लेंगे। हमारे देश में बहुत जब पर कैपिटल इनकम इतनी कम है, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, हम लोग डेवलप भी नहीं हुए हैं, पैसा नहीं है, वहाँ पे कोई एक चीज़ तो रखनी पड़ेगी जिसका सब लोग इस्तेमाल कर सकें। 10 लोगों के पास पैसा नहीं है, एक के पास है, वो कार से चला जाएगा, वो 10 लोग कैसे जाएंगे? उनको भी तो ऑफिस जाना है। रोड्स सबके लिए होती हैं, स्कूल्स गवर्नमेंट खुलवाते हैं, कॉलेजेस और सम ऑफ द एसेंशियल पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी है। सबका साथ सबका विकास, सबको बिजली मिलेगी, गवर्नमेंट कहती है, खूब वोट मांगने के लिए चिल्लाती है, उसके बाद चलता है 10-10 घंटे लाइट ही नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह अच्छी लाइट भी आ रही है, हमारे स्टेट में बहुत अच्छी लाइट आती है। यहाँ पे देखें आप, कोरोना के टाइम पे सब लोग परेशान थे। डॉक्टर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर थे, जिन्होंने अपनी जान
की चिंता ना करते हुए लोगों का इलाज किया, पब्लिक फैसिलिटीज़ है। अगर ये नहीं होती तो हम कहाँ जाते? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने बहुत परेशान किया हुआ था, देख नहीं रहे थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने काम किया। पब्लिक फैसिलिटीज़, ये बस ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, ये वाली बस आपने देखी होंगी, दिल्ली में तो देखी होंगी, इंदौर में देखी होंगी। ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। उचित मूल्य की दुकान, ये आपने देखी होगी अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने गली मोहल्ले में। यहाँ पे क्या होता है भाई, आपके पास तो पैसा है, आप तो अच्छी क्वालिटी के राइस, आशीर्वाद का आटा खरीद सकते हैं, बासमती के चावल खरीद सकते हैं, लेकिन वो कुछ लोग हैं, या थोड़े और ज़्यादा आप कह सकते हैं, कुछ से थोड़े ज़्यादा हैं, अधिकतर लोगों के पास तो पैसा नहीं है ना। उनके लिए गवर्नमेंट ने 1 रुपये किलो अनाज, 2 रुपये किलो चावल, इस प्रकार की योजनाएं लेके आए हैं ताकि वो अपने घर में चूल्हा जला सकें, उनके बच्चे कुछ खा सकें। रोड आप देख रहे हैं, ये है। जब रोड होगी तो उस पर बस चलेगी। पहले रोड तो रोड भी गवर्नमेंट बनाती है, कोई कितना ही बड़ा हो जाए अपनी रोड नहीं बनवाता है खुद की। ये देख रहे हैं आप, सैनिटेशन, सुलभ शौचालय बनाए हुए हैं। भाई कितना गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, अपनी तरफ से गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि आप अपने घर में शौचालय बनवाएं। क्यों? क्योंकि इससे जो लोग बाहर शौच करने जाते हैं उनसे गंदगी भी फैलती है, और साथ ही साफ सफाई और बीमारियों का खतरा रहता है, तो गवर्नमेंट शौचालय बनवा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव में प्राथमिक विद्यालय है ना, शहरों में भी विद्यालय बनवा रहे हैं, इंटर कॉलेजेस गवर्नमेंट बनवाती है ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें। ये सब गवर्नमेंट क्यों करती है? गवर्नमेंट तो पर कैपिटल इनकम निकाल के अपने देश को डेवलप बता सकती थी, क्योंकि यही सब तो चीज़ें हैं। ये सब अगर आप दिमाग को और अंदर गहराई में ले जाएंगे तो आप क्या समझेंगे, ये सब हम हैं, और जब हम डेवलप होते हैं तब देश डेवलप होगा। जब ये सब चीज़ें होंगी तभी तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना? ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ के क्या फ़ायदे हैं? बहुत फ़ायदे हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ से ज़्यादा किस चीज़ के फ़ायदे होंगे भाई? बढ़िया फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इससे अच्छा क्या चाहिए? और The advantage of public facilities is the ones it provided, its benefit can be shared by many people. ये एक जगह प्रोवाइड की जाती है और बहुत सारे लोग इसको शेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, एक अस्पताल बनता है, उसमें हजारों लाखों लोग जाके अपना इलाज करा सकते हैं। फैसिलिटी बहुत अच्छी है। For many of the important thing in life, the best way, also the cheapest way। एक तो ये बढ़िया तरीका है, दूसरा सस्ता है। इट इज प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली, और ये साथ में कलेक्टिवली चीजें दे पाता है। भाई आप देखें, आपके एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आपकी कॉलोनी है, आपकी कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड होता है। आपके अगर कॉलोनी में 2 गेट हैं तो आप 2 सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए। आपकी कॉलोनी में तो रहते हैं करीब 2000 लोग, फ्लैट्स बने हुए हैं आपके यहाँ, है ना। आपकी कॉलोनी में मान लीजिए 1200 फ्लैट बने हैं, जिनमें करीब 2000 के आसपास लोग रहते हैं, और 2-3 वहाँ पे गार्ड लगाए हुए हैं। सभी लोग मिलकर उनका पैसा दे देते हैं। तो इससे हो क्या रहा है? चीपेस्ट वे है। चीपेस्ट वे क्यों है? क्योंकि सभी लोगों को बहुत कम पैसा पड़ रहा है और उन दोनों का भी घर चल रहा है। साथ ही अच्छा तरीका है, कॉलोनी के दोनों गेटों पर रख लिए हैं, कॉलोनी की सुरक्षा हो रही है। अब आप कहें कि नहीं, मुझको तो इंडिविजुअल चाहिए, तो आपका फ्लैट है, उसमें खुद 2 गेट हैं, एक बाहर जा निकला हुआ है, वहाँ पर एक गार्ड आपको चाहिए। 4 गार्ड आपने घर पे लगाए हुए हैं, मतलब 10-10 हज़ार रुपये उनको देते हैं, 40 हज़ार रुपये आपको वो पड़ गए। तो ये तो आपकी सैलरी का एक बड़ा पार्ट आपने उनको दे दिया ना। इससे अच्छा क्या था, आप उसको शेयर कर लेते। तो पब्लिक फैसिलिटी का फायदा क्या है? शेयर हो जाता। सब लोग अपनी अपनी बसें खरीद के चलाएंगे तो वैसे जगह नहीं बचेगी, वैसे हमारे देश में बहुत ट्रैफिक रहता है, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इट इज बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल। इसके लाभ सब लोग ले सकते हैं, और ये चीपेस्ट वे है। इट इज प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। ये कलेक्टिव रूप में सबको एक साथ मिल जाता है। विद द इंक्रीज इन पब्लिक फैसिलिटीज अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इनहेंस। सबसे समझने वाली बात तो यही है कि जब पब्लिक फैसिलिटीज इंक्रीज होती हैं, सारे के सारे क्राइटेरिया अपने आप ही बढ़ते हैं। क्या थे वो? हमें फ्रीडम हमारी थी, हमारा रिस्पेक्ट जो था, एक हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे थे, देश के बाकी सारे गोल्स तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। देश में स्वास्थ्य अच्छा होगा, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी, वहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीना जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। लोग ज़्यादा समय जिंदा रहेंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। दूसरी बात, वहाँ पर हेल्थ केयर अच्छा होगा, तो क्या होगा, लोग मरेंगे नहीं। अगर वहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी, स्कूल्स बहुत सारे होंगे, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो
पैसा मिलेगा, उससे पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी। रोड ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं, उनमें फायदा होगा, उनसे भी पैसा रेवेन्यू कलेक्ट होगा। इन सब चीज़ों से एंड में आएगा क्या? आएगा तो पैसा ही ना। और वो पैसा क्या बनाएगा? देश को डेवलप बनाएगा। समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे पब्लिक फैसिलिटीज ऊपर की ओर जाती हैं, बढ़ती हैं, डेवलपमेंट उस देश का उतना ज़्यादा ही होता है। जिस देश में जितनी अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो देश उतना डेवलप होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला में जो मोर्टेलिटी रेट है, 1 साल से कम उम्र के जो नवजात शिशु हैं वो 1000 में से केवल 10 ही हैं जिनकी डेथ होती है। मतलब वहाँ पे बहुत कम है। क्यों है? बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ की बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। केरला स्टेट में लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैंसन वेल। ये देख रहे हैं यहाँ पे बढ़िया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये दुकान आपने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी उन्होंने नायक पिक्चर में देखी होगी। नायक पिक्चर देखी होगी सभी ने। अनिल कपूर जाते हैं एक दुकान पर, है ना, जहाँ पर जिसको शासकीय उचित मूल्य की दुकान कहते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट सबसे कम दाम पर जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है उनको बहुत कम दाम में 1 और 2 रुपए में खाने की व्यवस्था करवाती है। दाल चावल और आटा सब कुछ प्रोवाइड कराती है। वो दुकान आपने देखी होगी, है ना। जो वहाँ पे घूसखोरी तो हमारे जो बेईमानी है वो तो हर जगह चलती रहती है। तो वहाँ पे वो बेईमानी कर रहा होता है ना। अपने आधे किलो माल को 1 किलो माल को अगर आप तौलते हैं वहाँ पर तो आधी किलो ही होता है, क्योंकि वो नीचे उसने चुंबक लगा के रखा है। वो सीन आपको याद होगा। तो ये वही दुकान है ना। तो कुछ स्टेट में बहुत अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज दी जाती है, गरीबों को बहुत अन्न और खाना दिया जाता है ताकि वो भरण पोषण कर सकें, उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, उनके बच्चे ज़्यादा समय जिंदा रह सकें। ऐसा ना हो कि उनको खाना नहीं मिल पाए और वो बेचारे उनकी डेथ हो जाए। ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल सच स्टेटस सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। बहुत सारे स्टेट्स द्वारा बच्चों को, लोगों को न्यूट्रिएंट्स देकर, न्यूट्रिशन देकर, उनको अच्छी एजुकेशन देकर, उनको बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज देकर अपने स्टेट को डेवलप किया जा रहा है। तो आज के हमने क्या देखा इस वीडियो में? हमने देखा पर कैपिटल इनकम को हमने फिर से समझा, पर कैपिटल इनकम की हमने लिमिटेशंस देखी, हमने देखा कि और भी क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिनसे हम देश को डेवलप कर सकते हैं। हमने देखा कि केरला, हरियाणा और बिहार की हमने एक तरीके से केस स्टडी की। 3 उसमें बेसिक रखे हमने। पर कैपिटल इनकम को रखा, 4 रखे। पर कैपिटल इनकम को रखा, मोर्टेलिटी रेट को देखा, बच्चों की अटेंडेंस उनकी देखी और उनकी लिटरेसी देखी। ठीक है। इसके बाद जो हम कुछ पढ़ने वाले हैं, बॉडी मास इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए विदित नारायण बुधोलिया, ब्रह्मास्त्र क्लासेस आपसे विदा लेता हूँ।